हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतनी बेहतरीन तरीकों से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो इस वीडियो में भाई आपका अगेन जो है देखने वाले 2 नंबर वाली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। पिछले वीडियो में मैं आपको बोला था कि 2 नंबर वाली और भी वीडियो आएगी, क्योंकि भाई 2 नंबर वाली क्वेश्चंस कंफर्म नहीं होती, तो आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करना पड़ेगा। तो लगभग आपको 50 से 60 क्वेश्चन जो है 2 नंबर के लिए करना पड़ेगा बच्चों। आप निचोड़ पूरी तरीके से फॉलो कर सकते, अदरवाइज ये वीडियोस भी अच्छे से देख सकते। कुछ क्वेश्चंस जो है, एक बच्चे कमेंट किए थे कि आप निचोड़ में अलग था, इसमें अलग था, तो कुछ क्वेश्चंस भाई मैं वो तो पहले ही बता दिया था कि मॉडल पेपर में थोड़ी सी वेरिएशन है, जो हमारी नेचुरल क्वेश्चन से थोड़ा सा लगा है। इस वजह से मैं उन क्वेश्चंस को पिकअप किया हूं, ताकि आपकी जो क्वेश्चंस है, जो तैयारी है, वो कम ना हो। ठीक है, याद रखेंगे पूरी तरीके से अच्छे से। जो भी वीडियो सारी सबको रगड़ के मेहनत करते चले, डेफिनेटली आपका 100% रिजल्ट आ जाएगा। तो देखो बच्चों, आपका 10वीं विज्ञान की भाई ये है 2 नंबर वाली, ये बोल सकते हैं हमारा पार्ट 2 है बच्चों। पार्ट 1 ऑलरेडी डल गई है, नहीं देखे होंगे तो जा करके देख लेंगे बच्चों, ताकि आपकी जो तैयारी है तगड़े से हो सके। प्रश्न पहला क्या बोल रहा है, पारिस्थितिक तंत्र किसे कहते हैं, इसके घटकों के नाम लिखना है भाई। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों की शिकायत रहती है कि हमारे लिए नहीं बनाते। लो भाई, आपकी स्क्रीन पर है भाई, व्हाट इज एन इकोसिस्टम, नेम इट्स कंपोनेंट्स। आपको इसके कंपोनेंट्स के नेम बताना है भाई। तो आंसर क्या हो जाएगा, तो देखो यहां पर देखो, प्रकृति के जैविक और अजैविक घटकों के अंतर संबंध के कारण है ना, एक व्यवस्था जो है संचालित होने लग जाती है। उसी व्यवस्था को जो संचालित हो रही है उसको क्या बोलते हैं अपन, इकोसिस्टम, पारिस्थितिक तंत्र बोलते हैं। क्लियर है क्या बेटा, याद रहेगा क्या, मतलब जैविक घटक और अजैविक घटक के आपस में परस्पर संबंध से एक क्रिया जो है संचालित होने लग जाती है, उसे ही पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। और फिर क्या पूछा गया भाई कि इसके घटकों के नाम लिखना है आपको, है ना। तो इसके घटकों के नाम क्या हो जाएगा भाई, आप हेडिंग डाल सकते हो कि इसके घटकों के नाम निम्न करके, तो जैविक घटक और अजैविक घटक भैया। ठीक है, अब जैविक घटक और अजैविक घटक भी आपको पेपर में पूछे जा सकते थे, जो प्रीवियस वीडियो में, पिछले वीडियो में मैं बता दिया हूं कि जैविक घटक क्या होते और अजैविक घटक क्या होते। तो जैविक घटक किसको बोलते हैं भाई, हैं, तो ऐसे घटक जो जीवों पर आधारित होते हैं उसे जैविक घटक कहते हैं। मतलब जो ऐसे घटक जो सजीवों पर आधारित होते हैं उसे जैविक घटक कहते हैं। जैसे कि पेड़, मनुष्य, जीव जंतु, ये सब चीज क्या है भाई, जैविक घटक है। अजैविक घटक की बात हुआ था, तो ऐसे घटक जो निर्जीवों पर आधारित होते हैं वो अजैविक घटक होते हैं। जैसे कि मिट्टी हो गया, प्रकाश हो गया, जल हो गया, ये सब चीज क्या है बच्चों, अजैविक घटक है। इस तरीके से मैं आपको बताया था। तो देखो आपको एक साथ पारिस्थितिक तंत्र किसे कहते हैं, पारिस्थितिक तंत्र के घटक, जैविक और अजैविक घटक, सबको 4-4 क्वेश्चन की तैयारी एक साथ हो गई बच्चों। तो इस तरीके से आपको तैयारी जो है करना है। अगला जो क्वेश्चन है, तंत्रिका तंत्र के कार्य जो है लिखना है बच्चों। तंत्रिका तंत्र के कार्य, राइट डाउन द फंक्शन ऑफ द नर्वस सिस्टम। ठीक है, आपको नर्वस सिस्टम के फंक्शंस को लिखना है बच्चों। तो देख लो, ये भी बहुत आसान है। क्या बोला गया है कि यह शरीर की महत्वपूर्ण संचार एवं नियंत्रण प्रणाली है बच्चों। ये क्या करती है, संचार करती है, और ये नियंत्रण प्रणाली है कौन भाई, आपका तंत्रिका तंत्र। ये क्या करता है, जो सोचने, महसूस करने, हिलने डुलने आदि क्रियाओं में जो है मदद करता है भाई। सोचने में, हिलने डुलने में, ये जो है क्रिया करने में क्या करता है, ये मदद करता है। कौन, तंत्रिका तंत्र। या सूचनाओं को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में भी ये जो है मदद करता है। इस तरीके से आप इसको लिखेंगे। क्लियर है क्या। क्वेश्चन नंबर 3 भाई क्या बोल रहा है, एल्कोहलों के निर्जलीकरण को रासायनिक समीकरण द्वारा समझाना है। क्लियर है बच्चों, एल्कोहल की निर्जलीकरण को। ठीक है, तो ऑक्सीकरण और निर्जलीकरण दोनों क्रिया इसमें से पूछे जा सकते, तो ध्यान से देखेंगे। एक्सप्लेन द डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल विथ अ केमिकल इक्वेशन। तो देखो इस तरीके से आप करेंगे। यहां पर जब हम एथिल अल्कोहल लेंगे C2H5OH करके, तब इसका सांद्रण करेंगे बच्चों H2SO4 के साथ, तब क्या बनता है, एथीन बनता है। इस तरीके से C2H4 प्लस H2O करके। ठीक है, उसको आपको लिखना है समीकरण को। फिर अगला जो क्वेश्चन है भैया, वो क्या बोल रहा है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग लिखना है आपको। राइट द यूजेस ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस बच्चों। तो देख लो इस पर क्या है आप लोगों का कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग बताना भाई। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किसके लिए करते हैं भाई, इसका उपयोग डॉक्टर जो है टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में या सही स्थिति में स्थिर रखने के लिए। ठीक है, प्लास्टर करवाते हैं ना भाई, जैसे हाथ फ्रैक्चर हो जाता है, यहाँ प्लास्टर होती है। ठीक है, उसका काम क्या होता है, टूटी हुई हड्डियों को स्थायी रखने में। ठीक है, टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में लिख सकते हैं, टूटी हुई हड्डियों को स्थायी रखने में करते। दूसरा, मूर्ति और खिलौने बनाने में भैया क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किसके लिए करते हैं, मूर्ति एवं खिलौने बनाने में, और सांचे और मॉडल बनाने में, चौक बनाने में। इस तरीके से चीजें आपको याद रखना है और लिखना है। 4 है, उसमें से 2 ही आपको लिख के आना है।
टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में, चौक बनाने में, है ना, मूर्ति बनाने में, इस तरह की चीजें आप याद रख सकते हो। फिर अगला क्वेश्चन है भैया आपकी स्क्रीन पर, टंगस्टन बल्ब, CFL, एलईडी की तुलना जो है बेटा आपको करना है। किनका किनका बच्चों, तो ध्यान देंगे यहां पर कि क्या चीजें हैं जिसको आपको करना होगा। तो वो क्या हो जाएगा, कंपेयर टंगस्टन बल्ब, CFL एंड एलईडी, इसको कंपेयर करना है बच्चों। तो ये आ रहा आपके स्क्रीन पर भाई, देखो ऊर्जा के आधार पर देखो, यहां पर टंगस्टन बल्ब में उसमें ऊर्जा 90% होता है, CFL में 30% होता है, एलईडी में 5% होता है। उसी तरह से प्रकाशीय ऊर्जा इसमें 10% होता है, इसमें 70%, इसमें 95% होता है। अब विद्युत ऊर्जा की बात करें तो सबसे ज्यादा किस पर होता है, टंगस्टन बल्ब पर सबसे ज्यादा विद्युत ऊर्जा होती है, और एलईडी से इस पर ज्यादा होती है, और इस पर सबसे कम होती है। इस तरीके से आपको ये याद रखना है। क्लियर है क्या बच्चों? फिर नेक्स्ट वन है, अगला है चैप्टर नंबर 5 की क्वेश्चंस, व्हाट इज द ट्रॉफिक लेवल, पोषक स्तर किसे कहते हैं। इसको प्रीवियस वीडियो में भी हमने देखे थे, यहां पर भी कवर किए, देख लो। कोई भी खाद्य श्रृंखला जीवों को एक निश्चित समूह में भोजन या ऊर्जा प्रवाह प्रदर्शित करती है। ठीक है, कोई भी खाद्य श्रृंखला जो है क्या को प्रदर्शित करते हैं, खाद्य श्रृंखला ऊर्जा के प्रवाह को प्रदर्शित करता है। भाई हाँ, इस जीव से इस जीव में ऊर्जा जा रहा है, फिर इस जीव से इसमें, और इसमें ऊर्जा जा रहा है, उसमें से उसमें ऊर्जा जा रहा है करके, इस तरीका से हमें दर्शाता है कौन बच्चों, प्रदर्शित करते कौन, खाद्य श्रृंखला। और खाद्य श्रृंखला के जो विभिन्न चरण होते हैं, तो सिंपल सी पॉइंट्स है भैया, काला याद रखना हुआ एला, कि खाद्य श्रृंखला के विभिन्न चरणों में जहां पर ऊर्जा का स्थानांतरण होता है उसे ही क्या कहा जाता है, पोषक स्तर कहते हैं। इतना चीजें आपको याद रखना है। क्या याद रखना है, खाद्य श्रृंखला के विभिन्न चरण जिसमें ऊर्जा की प्रवाह होती है या ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, उसे ही या इस चरण को ही पोषक स्तर कहते हैं। ये लिख के आना है बेटा आपको। फिर क्लियर है? नेक्स्ट वन पर मूव ऑन करते भैया। वो क्या है भाई आपका अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों, उसको ध्यान से देखेंगे। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, देख लो क्या बोल रहा है कि शरीर में मेरुरज्जु के कार्य लिखना है बच्चों। शरीर में जो मेरुरज्जु होते हैं उसके क्या कार्य होते हैं, इसको बताना है। राइट द फंक्शन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड इन द बॉडी। ठीक है, मेरुरज्जु के काम बताना है बच्चों। तो देखो ये क्या करते हैं, प्रतिवर्ती क्रियाओं को नियंत्रित एवं समन्वयित करना। फर्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है, जितना भी प्रतिवर्ती क्रिया होती है उसको क्या करते हैं बच्चों, नियंत्रित एवं समन्वयित करते हैं। अब आपको यह पता होना चाहिए कि प्रतिवर्ती क्रिया क्या होती है ना, तब जाके आप बोर्ड अच्छे से क्लियर कर पाओगे। फिर शरीर में मस्तिष्क और बाकी शरीर के बीच का संचार करना। ठीक है, प्रतिवर्ती क्रिया का नियंत्रण एवं समन्वय करना पहला काम होती है। सेकंड वर्क होती है इनका, शरीर में मस्तिष्क और बाकी शरीर के बीच जो है क्या करता है बच्चों, संचार करता है। इस तरीके से आप वहां पर लिखेंगे। फिर अगला है एल्कोहल के ऑक्सीकरण का रासायनिक समीकरण लिखना है बच्चों। तो एल्कोहल के ऑक्सीकरण का देख लो, आपको बोला था निर्जलीकरण ऑक्सीकरण दोनों आपको करना है। ठीक है, तो यहां पर देखो जब अपन एल्कोहल का क्या करते हैं बच्चों, यहां पर जब अपन इसका ऑक्सीकरण करते हैं, तो ऑक्सीकरण करते हैं तब क्या बनता है, यहां पर एथेनोइक अम्ल बनता है। तो ये इक्वेशन आपको याद जो है रखना है। क्वेश्चन नंबर 9 पर बढ़ते, ये क्या बोल रहा है कि उत्फुल्लन किसे कहते हैं, राइट दी इफ्लोरेसेंस। ठीक है, ये आपको बताना है। तो उत्फुल्लन को अपन फटाक से देख लेते हैं भाई। तो देखो बच्चों इस पर करना क्या है भाई, बहुत सी चीज है, बहुत आसान है कि धावन सोडा में जल के 10 अणु क्रिस्टल जल के रूप में संयुक्त होते हैं। ठीक है, धावन सोडा में क्या होता है बच्चों, जल के जो 10 अणु है क्रिस्टल जल के रूप में क्या होते हैं, संयुक्त होते हैं। इन क्रिस्टलों को जब वायु में खुला छोड़ देते हैं तो उसमें से जल के 9 अणु निकल जाते हैं या सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट में परिवर्तित हो जाता है। इसी गुण को ही उत्फुल्लन कहते हैं। क्लियर है बच्चों? धावन सोडा में क्या होता है, धावन सोडा में जल के 10 अणु एक ठोस क्रिस्टल के रूप में बन जाता है जब उसको हवा में खुला छोड़ देते हैं। ठीक है, जब खुला छोड़ देते तो उसमें से 9 अणु तो बाहर निकल जाता है, बह जाता है, लेकिन एक अणु जो बाकी रहता है वो क्या होती है, सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट में परिवर्तित हो जाता है। एक अणु जो है सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट में परिवर्तित हो जाता है। इस गुण को ही क्या कहा जाता है, उत्फुल्लन कहते हैं। इतनी आसान है, इतना दिमाग में आपको रखना होता है। क्लियर है क्या बच्चों? फिर नेक्स्ट है भाई, आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका, जीवाश्म ईंधन के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं। तो जीवाश्म ईंधन के अंतर्गत क्या बोल रहे, व्हाट सब्सटेंस आर इंक्लूडेड अंडर फॉसिल फ्यूल्स। ठीक है, जो फॉसिल फ्यूल्स होती है उसके अंतर्गत कौन कौन आते हैं, तो बच्चों पेट्रोलियम आती है भाई, प्राकृतिक गैस आती है और कोयला, है ना। पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, कोयला, ये तीनों आपको यहाँ पे लिखना है। फिर अगला प्रश्न भैया क्या बोल रहे हैं, जीव भार किसे कहती है, प्रीवियस वीडियो में इंक्लूडेड था। व्हाट इज बायोमास, ये आप लोगों को बताना है। क्लियर है? तो आप क्या बताओगे बच्चों, यहाँ पर प्रति इकाई जमीनी क्षेत्र के समूचे, ये नॉट गुड। जीव भार किसे कहते हैं, किसी भी जीव के कुल जैविक पदार्थों को क्या लिखेंगे यहाँ पर, इस
परिभाषा को नहीं लिखेंगे, आप लिखना है सीधा सीधा कि किस इस तरीके से लिखेंगे, किसी भी जीव के कुल जैविक पदार्थ को ही जैव भार कहते हैं। इस तरीके से आपको लिखना है। क्लियर है क्या बेटा? किसी भी जीव के कुल जैविक भार को ही जैव भार कहा जाता है। ये सिंपल होती है। इस तरीके से आप लोग यहां पर इसको लिखेंगे। फिर अगला प्रश्न भैया, ये वाला प्रश्न भाई, अग्र मस्तिष्क के कार्य और पक्ष मस्तिष्क के कार्य दोनों क्वेश्चंस करना है। मैं क्या बोला हूं इधर, अग्र मस्तिष्क के और पक्ष मस्तिष्क के दोनों मस्तिष्क के कार्य आपको करना है। देख लो यहां पर, राइट द फंक्शन ऑफ द फोर ब्रेन, है ना, फोर ब्रेन और हेड ब्रेन दोनों का करना है बच्चों। क्लियर है क्या बच्चों? यहां पर अग्र मस्तिष्क की काम को देख लेते हैं। यह मस्तिष्क के आधे से भी अधिक भाग होता है। क्लियर है बच्चों? जो हमारा फोरब्रेन होती है वो क्या होते हैं बेटा, जो हमारे मस्तिष्क है, मस्तिष्क के आधे से ज्यादा भाग होता है, मतलब आधा से ज्यादा भाग, मतलब ये 70% हिस्सा ये खुद होती है। कौन बच्चों? अग्र मस्तिष्क। ठीक है ना। और इसे हम क्या कहते हैं, प्रमस्तिष्क भी कहते हैं। बस तो मस्तिष्क का यह भाग बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह चेतना, बुद्धि और स्मरण शक्ति का केंद्र होता है। क्या है? यह चेतना, बुद्धि और स्मरण शक्ति का केंद्र होता है। इस तरीके से आप यहां पर लिखेंगे। फिर यहां पर क्या क्वेश्चन है भाई, एथेनोइक अम्ल की एथेनॉल से क्रिया का समीकरण लिखना है। तो इसकी समीकरण नहीं हो पाई है बच्चों, इसको मैं बताता हूं आपको। जब पीडीएफ आप देखेंगे निचोड़ बैच में या आगाज बैच में, तो वहां पर आप इसको इंक्लूडेड करके भेज दिया जाएगा। ठीक है। फिर नेक्स्ट वन है बच्चों, यहां पर अगला जो क्वेश्चन है भाई, साबुन और अपमार्जक में अंतर लिखना है बच्चों। तो साबुन और अपमार्जक में अंतर लिखना है, तो देख लो भाई, बहुत आसान है आपके लिए। साबुन की बात करें भैया, तो साबुन लंबी श्रृंखला वाली उच्च वसी अम्ल का सोडियम एवं पोटेशियम लवण है। ठीक है। साबुन क्या होती है? साबुन जो है लंबी श्रृंखला वाली उच्च वसी अम्ल का सोडियम एवं पोटेशियम लवण है। ठीक है। ये क्या है? सोडियम और पोटेशियम लवण है। जबकि ये जो है अपमार्जक की बात करें तो लंबी कार्बोक्सिलिक अम्ल श्रृंखला का। ठीक है। वो क्या है? कार्बोक्सिलिक अम्ल श्रृंखला का। किसका बच्चों? अमोनिया एवं सल्फोनेट लवण है बच्चों। अमोनिया एवं सल्फोनेट लवण है, ये याद रखना। फिर ये कठोर जल में अप्रभावी होते हैं, जबकि ये कठोर जल में प्रभावशील होते हैं, ये प्रभावी होते हैं। ठीक है। इसमें स्वच्छ करने की क्षमता कम होती है और इसमें स्वच्छ करने की क्षमता जो है बच्चों अधिक होती है। इस तरीके से आपको दो अंतर एटलीस्ट बेटा याद रख लेना है, क्योंकि पेपर में आएगा तो 2 नंबर में आएगा। क्लियर? फिर आगे बढ़ते भाई, अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 15, पवन ऊर्जा के 2 उपयोग लिखना है। तो भाई राइट द यूजेस ऑफ अ वाइंड एनर्जी। जो वाइंड एनर्जी होती है बच्चों, उसका 2 यूजेस लिखना हवा है। तो देखो भैया, क्या है? पवन चक्की चलाने में, दूसरा क्या? पाल नौका चलाने में। एक तो भैया पवन चक्की चलाने में, दूसरा पाल नौका चलाने में। नाम याद रखना भाई, कंफ्यूज नहीं होना है भाई। ठीक है। पवन चक्की चलाने में, पाल नौका चलाने में, इस तरीके से। फिर उत्पादक किसे कहते हैं भाई? व्हाट इज अ प्रोड्यूसर, ये आप लोगों को बताना है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है बच्चों। क्या लिखेंगे? पेड़ पौधे जो सूर्य के प्रकाश से प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करते हैं और क्लोरोफिल की उपस्थिति में, मतलब उत्पादक किसे कहेंगे? जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, वो उत्पादक होते हैं। सबसे इजी है, ये आप बना सकते हैं। ठीक है। या इस तरीके से वर्ड्स का भी यूज कर सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 17, पक्ष मस्तिष्क के बच्चों, है ना, हिंड ब्रेन हो गया। क्लियर है बच्चों? तो यहां पर जो हाइंड ब्रेन है उसके बारे में देख लो। तो इसे अनुमस्तिष्क, उसे क्या प्रमस्तिष्क कहते थे और इसे अनुमस्तिष्क भी कहते हैं। ये मस्तिष्क का पक्ष भाग होता है जो मेरुरज्जु से जुड़ा होता है। इसके भाग को मेडुला ऑब्लिगेंटा कहते हैं। अनुमस्तिष्क पेशी गति, हस्त कौशल का नियंत्रण करते हैं। इसका मेन काम यह है, पेशी गति, हस्त कौशल का नियंत्रण करता है। ठीक है। इस तरीके से, और साथ ही साथ हृदय की गति, श्वास की गति, रक्त वाहिनी और सभी प्रवृत्तियों और अन्य क्रियाओं को क्या करता है? नियंत्रित करता है। इसके कार्य में जो नीचे अंडरलाइंड है बच्चों, वही चीज आपको यहाँ पर लिखना है। किसके? पक्ष मस्तिष्क के कार्य में, कि भाई ये हृदय की गति, हाथों की गति, है ना, रक्त वाहिनी की गति, श्वास की गति, ये सब चीज की क्रिया का नियंत्रण करता है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों का, टेफ्लॉन के उपयोग लिखना है। राइट द यूजेस ऑफ टेफ्लॉन। तो भाई विद्युत रोधी उपकरण बनाने में। ठीक है। पहला क्या लिख लेंगे? विद्युत रोधी उपकरण बनाने में। दूसरा क्या लिखना है? संक्षारक पदार्थों के परिवहन हेतु पाइपलाइन बनाने में। एक तो विद्युत रोधी उपकरण बनाने में, दूसरा पाइपलाइन बनाने में, पैकिंग वाले गैस्केट बनाने में, खाना ना चिपकने वाले बर्तन बनाने में। किसका उपयोग करते हैं? टेफ्लॉन की। क्लियर है बच्चों? ये टेफ्लॉन का। क्लियर है? 19वां क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, सीमेंट में जिप्सम क्यों मिलाया जाता है भाई? व्हाई इज जिप्सम एडेड टू सीमेंट?
ठीक है, सीमेंट है भैया, उसमें जिप्सम कार्बन मिलाते हैं ना, तो सीमेंट को देरी से जमाने के लिए उसमें जिप्सम मिलाया जाता है। अगर जिप्सम नहीं मिलेगा तो सीमेंट में तुरंत पानी जाते ही वो जम जाएगा बच्चों, हम कुछ कर नहीं पाएंगे। तो वो जमे ना, तुरंत ना जमे करके उसमें क्या मिलाया जाता है, जिप्सम मिलाया जाता है। क्लियर है। फिर लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है भैया, क्या है, सौर ऊर्जा के लाभ लिखना है बच्चों। तो सौर ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा प्राप्त किया जा सकता है जो कि बिल्कुल प्रदूषण रहित होता है। फिर दूसरा लिखेंगे, सौर ऊर्जा के उपयोग से कोयले तथा पेट्रोलियम जैसे अनवीकरणीय स्रोत का संरक्षित किया जा सकता है। भाई सौर ऊर्जा का उपयोग करेंगे तो कोयला तो बच जाएगा ना हमारा, तो इस तरीके से यहाँ पर बताना है। क्लियर है बच्चों। तो ये रहा आपके 2 नंबर वाली क्वेश्चन, लगभग 30 क्वेश्चन हो रही है, और भी क्वेश्चन आपको करना पड़ेगा, जो कि आपका जो हमारी एक और सीरीज आएगी बच्चों, साइंस सीरीज, वहां से आपका 100% हो जाएगा, डोंट वरी। अभी 2 वीडियो के माध्यम से जितना चीजें मैं बताया हूं वो कर लीजिए, या आप एक्स्ट्रा मेहनत कर सकते हैं। देन बच्चों आपके पास एक चीज है, निचोड़, वो देख सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं आने वाले इंपोर्टेंट वीडियो में। जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़ एंड ऑल द बेस्ट।